हेलो स्टूडेंट, हम समझने जा रहे हैं 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम दो पार्ट में इसमें डिवाइड किया गया है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर तो हम सेल के बारे में समझते हैं और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 जो होता है वो सेल डिवीज़न के बारे में होता है। हम ये दोनों चैप्टर साथ में समझते हैं। पहले हम सेल वाला चैप्टर पढ़ते हैं, फिर इसके डिवीज़न के बारे में समझेंगे। अच्छा, ये जो चैप्टर होते हैं एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एग्जाम में हर साल 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। यानी एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आते भी बहुत सिंपल ही है, मतलब बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे कोई ज़्यादा पैनिक होने की इसमें ज़रूरत होती नहीं है। ये जो चैप्टर है आप लोगों को मॉड्यूल प्लस एनसीईआरटी दोनों से समझना है। मॉड्यूल में सब कुछ लिखा हुआ है, हम जितना भी समझेंगे आप मॉड्यूल में उसको देखते जाइए और उसकी लाइनों को आप रीड करते रहिए। अच्छा, आपने ये चैप्टर बच्चों 11th में भी समझा होगा, 11th में भी इसको पढ़ते हैं, तो चाहे तो आप 11th के मॉड्यूल से भी इसको रीड कर सकते हैं। जो आप लोगों को अच्छा लगे उस तरह से आप इसको रीड करिएगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे पहली बात यही आती है कि सेल होती क्या है, व्हाट इज सेल। हम सेल के बारे में सबसे पहले समझते हैं, तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। सेल है क्या, व्हाट इज सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, छोटे से लेकर एक बड़ा ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल होती है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब सेल के बने हैं। हम अपनी ही बात करें, हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल हमारे अंदर होती है और यही सारी सेल की वजह से अपनी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाने का काम सेल ने किया है। साथ ही साथ हम जितने भी फंक्शन कर रहे हैं ये सब सेल की वजह से तो कर रहे हैं। अच्छा, जो भी हम फंक्शन करते हैं, जितने भी हम वर्क कर रहे हैं, सब सेल के कारण ही कर पा रहे हैं। तो सेल को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट, उसी को क्या कहा जाता है, सेल। चाहे हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की बॉडी सेल से बनी है और वो अपने जितने भी काम हैं उसी सेल से ही तो कर रहा है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर फंक्शन बनाने का काम सेल करता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म से आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सारे ऑर्गेनिज्म सेल के ही बने होते हैं। अच्छा हाँ, ये बात हो सकती है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल एक ही होती है और कुछ में बहुत सारी होती है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल, ओनली वन सेल है, तो उसको हम यूनिसेल्युलर कह देते हैं, और मल्टीपल सेल आ जाए तो मल्टीसेल्युलर कह देते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये बच्चों ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की बॉडी में केवल एक ही सेल दिखाई दे रही है, बस एक ही सेल है, और एक सेल है मतलब ये यूनिसेल्युलर है। तो यूनिसेल्युलर उसको कहेंगे जिनके अंदर ओनली सिंगल सेल होती है और ये सिंगल सेल इसके सारे फंक्शन करती है। जो भी ये करना चाहता है सिंगल सेल से अपने सारे काम कर लेता है। अच्छा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को तो कहेंगे यूनिसेल्युलर। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं। जैसे हम प्लांट की बात करें, एनिमल्स की बात करें, फंगस की बात करें, एल्गी की बात करें, इनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती है। जैसे ये बॉडी है इनकी, तो इनमें ऐसी नंबर ऑफ सेल्स होगी, ऐसे कई सारी सेल्स होगी। बहुत सारी सेल्स है और बहुत सारी सेल है तो मल्टीसेल्युलर नाम दे देंगे। तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, बहुत सारी सेल से बने होते हैं, तो उनको हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो वन सेल का बना यूनिसेल्युलर, बहुत सारी सेल्स के बने मल्टीसेल्युलर। हम मल्टीसेल्युलर है और बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होता है। क्लियर? ये जो बात समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? अच्छा, सेल के बेसिस पर आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी होती है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अच्छा, लाइफ के जो भी एसेंशियल फंक्शन है वो अपने ये सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से कर पाते हैं। इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये ऑर्गेनिज्म अपने सारे काम खुद करता है, खुद यहां पर डिवीजन की कैपेसिटी रखता है, खुद ही बच्चों डिवाइड होता है, खुद ही अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है, खुद ही रेस्पिरेशन कर सकता है, खुद ही अपने नंबर बढ़ा लेता है। सारा काम ये अकेला करता है, किसी और पर डिपेंड नहीं है। और और पर डिपेंड नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब दूसरों पर डिपेंड नहीं है, अपना एग्जिस्टेंस खुद बनाता है, और खुद बनाता है मतलब इंडिपेंडेंट है, दूसरों पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। और यही एक सेल
इसके सारे लाइफ के सारे काम कर देती है। लाइफ के सारे काम मतलब डिवीजन हो गया, नंबर बढ़ाना हो गया, रेस्पिरेशन करना है, एनर्जी प्रोडक्शन करना, जो भी काम है ये अकेली सेल के अंदर हो जाता है। तो एक ही सेल में सारे काम कर सकता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। लाइफ के जो भी एसेंशियल फंक्शन है ये इसी सेल के अंदर कर सकते हैं, और ये खुद का एग्जिस्टेंस रखते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, सारा काम खुद कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि बच्चों ये अपना काम खुद इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनकी सेल अपने आप में कंप्लीट सेल है। कंप्लीट सेल मतलब जो जो रिक्वायर्ड चीजें होनी चाहिए सब इसके पास है। इसके पास खुद का अपना डीएनए है, खुद का अपना साइटोप्लाज्म होता है, खुद की एक सी मेम्ब्रेन होती है, सब कुछ अपना खुद का है, तो सारा काम खुद कर ही सकता है। लेकिन अगर हम वायरस की बात करें, आपको समझाने के लिए ये मैंने यहां पर इस तरह से ये वायरस को ड्रॉ किया। ये बच्चों वायरस है। इस वायरस के अंदर आप सभी जानते हैं कि वायरस के अंदर साइटोप्लाज्म, बताइए बच्चों, साइटोप्लाज्म नहीं होता। और साइटोप्लाज्म नहीं होता मतलब वायरस की सेल एक इनकम्प्लीट सेल है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट सेल है। और ये इनकम्प्लीट होने की वजह से अपने सारे फंक्शन खुद नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता। और आप जानते भी है जब तक ये वायरस होस्ट के बाहर है तब तक तो बच्चों ये वायरस यहां पर नॉन लिविंग रहेगा। ये नॉन लिविंग रहेगा क्योंकि अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकता, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर सकता, तो ये नॉन लिविंग है। तो इससे अगर अपनी लाइफ को चलाना है तब तो फिर इसे किसी न किसी होस्ट के अंदर इंटर करना पड़ेगा, होस्ट में इंटर करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ये होस्ट के अंदर इंटर करेगा, होस्ट के अंदर इंटर करते ही होस्ट का साइटोप्लाज्म यूज करेगा और होस्ट के अंदर जाके ये बन जाएगा लिविंग। तो मुझे बताओ, जब तक बाहर है तब तक नॉन लिविंग, होस्ट में जाते ही लिविंग। तो इसको अपना एग्जिस्टेंस बनाने के लिए, अपने आप को लिविंग रखने के लिए दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। यानी ये हमेशा दूसरों पे डिपेंड होता है, अपना खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो कर सकता। तो बात क्या आई, बैक्टीरिया अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं क्योंकि कंप्लीट सेल है, लेकिन वायरस अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर पाते क्योंकि कंप्लीट सेल नहीं है, साइटोप्लाज्म एब्सेंट है, कुछ ना कुछ चीज इसमें एब्सेंट है जो जरूरत होनी चाहिए थी। क्लियर? इसलिए आपके एनसीईआरटी में बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कंप्लीट स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म को होना जरूरी है। अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर में कुछ पार्ट लेस है तब तो फिर वो डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, मतलब खुद का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर पाएंगे। और ये लाइन किसके रिस्पेक्ट में लिखी है? वायरस। वायरस में खुद का साइटोप्लाज्म नहीं होता तो खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट वो शो नहीं कर सकते। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, लाइफ के सारे काम करते हैं। लेकिन अगर हम वायरस की बात करें, वो खुद का एग्जिस्टेंस शो नहीं कर पाता क्योंकि उसमें कंप्लीट सेल नहीं है, साइटोप्लाज्म उसके अंदर एब्सेंट रहता है। जो बात बच्चों यहां समझाए, क्लियर हुई अच्छे से? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर की थी? तो फर्स्ट सेल की डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी, कॉर्क सेल के अंदर। ये प्लांट का कॉर्क जो पार्ट जो होता है उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था। लेकिन कॉर्क सेल आप जानते हैं डेड सेल होती है, तो फर्स्ट सेल जो इन्होंने देखी थी वो एक डेड सेल देखी थी। फिर क्वेश्चन बनता है लिविंग सेल किसने देखी? तो फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करने का काम किया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट ने फिर पहली लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। क्लियर? अच्छा, न्यूक्लियस की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो इसको डिस्कवर करने का क्रेडिट रॉबर्ट ब्राउन को गया है। अब कंफ्यूज नहीं होना, यहां रॉबर्ट हुक है जबकि यहां रॉबर्ट ब्राउन है। अच्छा, सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट रॉबर्ट हुक को गया है, लेकिन न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट पूछा जाए तो रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस जानते हैं ना, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ये जिसके अंदर डीएनए बैठा होता है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट रॉबर्ट ब्राउन को गया है। क्लियर? साइंटिस्ट के नाम यहां ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारे नाम आप अच्छे से याद भी रखें। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है? अच्छा, हम सेल से बने होते हैं, इनसे रिलेटेड और भी कई बातें थी, इनको समझाने का काम 2 साइंटिस्ट ने किया था। अच्छा, इनमें 2 साइंटिस्ट थे, उसमें पहले थे श्लीडेन एंड श्वान। 2 साइंटिस्ट ने मिलकर सबसे पहले यह बताने का काम किया था कि ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं,
फिर ये सेल जो होती हैं क्या क्या करती है, बहुत सारी बातें थी। ये सारी बातें समझाने का काम टू साइंटिस्ट श्लीडेन एंड श्वान ने किया था और दोनों ने मिलकर अपनी एक कंबाइंड थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का नाम दिया गया है सेल थ्योरी। एग्जाम में बच्चों कई बार तो यही क्वेश्चन आ जाता है, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, तो टू साइंटिस्ट, फर्स्ट श्लीडेन देन श्वान। अच्छा, एक एक करके दोनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम श्लीडेन की बात करें। श्लीडेन ये बच्चों एक बॉटनिस्ट है, ये एक बॉटनिस्ट है। अच्छा, श्वान जूलॉजिस्ट है, ये बॉटनिस्ट है। जैसे मैंने कहा बॉटनिस्ट है तो समझ गए होंगे कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट प्लांट पर किए होंगे। इन्होंने बच्चों अपने लाइफ में कई तरह के प्लांट को ऑब्जर्व किया, छोटा प्लांट, बड़ा प्लांट और बड़ा प्लांट, हर तरह के प्लांट को इन्होंने एनालिसिस किया और एक बहुत अच्छी बात की, ही एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया गया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर प्लांट कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है और यही सेल्स आपस में जुड़कर फिर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। ऐसा समझो, ये बच्चों जैसे कोई प्लांट है तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो प्लांट होता है इनकी बॉडी में ऐसी सेल्स होती है। प्लांट किसके बने होते हैं, सेल्स। और फिर ये भी कहा कि इनके अंदर एक सेल नहीं, ऐसी बहुत सारी सेल्स होती है, ऐसी यहां पर बहुत सारी सेल्स है और ये सेल आपस में जुड़कर फिर बना देती है टिश्यू। दो बातें समझाई, प्लांट जो होते हैं सेल के बने होते हैं और सेल आपस में जुड़कर क्या बना देती है, टिश्यू बना देती है। यह बात किसने समझाई थी, श्लीडेन ने। तो श्लीडेन ने क्या समझाया, एक बार फिर समझना। ये एक बॉटनिस्ट है, बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व किया और सब में कॉमन बात देखी कि चाहे छोटा प्लांट हो चाहे बड़ा प्लांट हो, हर प्लांट सेल का बना होता है। ये प्लांट जो होते हैं किसके बने होते हैं, सेल। और फिर एक और बात क्या कही, सेल आपस में अटैच होती जाती है जिससे ग्रुप ऑफ सेल बनता है, उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, टिश्यू नाम दे दिया। तो दो बातें इन्होंने बहुत अच्छी समझाई थी। ये किसने कहा था, श्लीडेन ने। ये श्लीडेन की बातें थी। अच्छा, अगर हम श्वान की बातें करें तो श्वान बच्चों जूलॉजिस्ट है। अब जूलॉजिस्ट है तो जूलॉजिस्ट है तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट एनिमल्स पर किए होंगे। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट एनिमल पर किए। एनिमल के साथ साथ इन्होंने प्लांट पे भी स्टडी की थी। ये ध्यान रखना, मेन वर्क इनका एनिमल पे था, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने प्लांट को भी एनालिसिस तो किया था। इन्होंने क्या देखा, एनिमल सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एनिमल की सेल के बाहर एक पतली सी लेयर होती है। अच्छा, वो पतली लेयर क्या होती है उसके बारे में कुछ तो समझाया। हम सभी जानते हैं कि जिस पतली सी लेयर की बात कर रहे थे वो थिन लेयर बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। फिर एक और बात कही, अच्छा ये एनिमल है, इस एनिमल की बात करें तो इसकी बॉडी सेल से बनी होगी और इसके अंदर ये पतली सी लेयर होती है, सेल में सी पतली सी लेयर होती है। अच्छा, इन्होंने तो बस इतना कहा थिन लेयर है, लेकिन ये लेयर एग्जैक्टली क्या है ज्यादा डिटेल में नहीं समझा पाए। बाद में फिर स्टडी किया कि ये थिन लेयर कोई और नहीं, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। ये बात किसने कही थी, हम ये बातें समझ रहे हैं श्वान की। क्लियर। इसी तरह इन्होंने प्लांट पे भी स्टडी किया था। जूलॉजिस्ट है, मेन काम एनिमल पे था, लेकिन प्लांट पर भी स्टडी किया और प्लांट पर स्टडी करने के बाद बताया कि प्लांट की सेल में इस थिन लेयर के बाहर एक रिजिड लेयर होती है और उन्होंने कहा ये रिजिड लेयर सेल वॉल होती है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो सेल वॉल होती है ये प्लांट का फीचर होता है, ये एनिमल में नहीं होती। सेल वॉल का होना प्लांट का फीचर है, एनिमल का फीचर नहीं है। ये बात इन्होंने कही। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने कही थी, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट। सेल वॉल का होना ये प्लांट का यूनिक कैरेक्टर होती है। ये बात श्वान ने कही। अच्छा, एग्जाम में जब ये लाइन आती है कि सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, तो मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर श्लीडेन लगा देते। वो ये सोचते हैं कि प्लांट की बात चल रही है तो बॉटनिस्ट ने कहा होगा, और जैसे ही बॉटनिस्ट दिमाग में आता है बच्चे श्लीडेन लगा लेते हैं। लेकिन गलत है। ये स्टेटमेंट देने वाले साइंटिस्ट तो जूलॉजिस्ट थे और वो कौन थे, श्वान। क्या बात समझे, कुछ क्लियर हुआ? एक बार फिर समझना। इन्होंने कहा कि एनिमल की सेल में थिन लेयर होती है, लेकिन वो थिन लेयर क्या थी नहीं समझाई। बाद में पता चला कि वो थिन लेयर एग्जैक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात चल रही थी। फिर क्या कहा, प्लांट के अंदर जो होती है रिजिड वॉल होती है और उस वॉल को क्या कहा गया था, सेल वॉल। ये केवल प्लांट का फीचर है, एनिमल का नहीं होता। ये बातें सारी की सारी श्लीडेन ने कही थी, ये सारी बातें श्वान ने कही थी। आगे इन्होंने कहा, श्वान ने इन सब कंक्लूजन के बेसिस पर
प्लांट पर एनिमल पर कंक्लूजन करने के बाद क्या कि जितनी भी श्वान प्रपोज दैट उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी बॉडीज ऑफ एनिमल। इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में कहा एनिमल्स की जो बॉडीज होती है ये सेल या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी होती है। सेल के प्रोडक्ट हो सकते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इन सब से मिलकर बनी होती है। तो कोई भी एनिमल है तो उस एनिमल की बॉडी सेल से बनी होती है और साथ ही साथ उसके प्रोडक्ट से मिलकर ये बने होते हैं। यहां पर एक बात बहुत अच्छे ध्यान रखना, श्वान ने कहा था एनिमल की बॉडी सेल से बनी है। इसी तरह से श्लीडेन ने भी तो ये कहा था कि प्लांट की बॉडी सेल से बनी है। बात को समझना, श्लीडेन ने क्या कहा, प्लांट सेल के बने होते, श्वान ने क्या कहा, एनिमल सेल के बने होते। दोनों की बातें देखा जाए तो एक जैसी ही है, दोनों ने बात तो यही कही, एक ने कहा प्लांट सेल का बना है, दूसरे ने कहा एनिमल सेल का बना है, लेकिन बने तो सेल के ही है। तो कहने की बात इतनी सी है कि चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, दोनों ही सेल के बने होते हैं। फिर इन दोनों साइंटिस्ट ने सोचा कि हम दोनों के स्टेटमेंट में काफी सिमिलरिटी है, दोनों के स्टेटमेंट में सिमिलरिटी है, तो क्यों न मिलकर हम अपनी एक कंबाइंड थ्योरी देते हैं। और इसी सोच के साथ इन्होंने मिलकर अपनी कंबाइंड थ्योरी दी। उसी कंबाइंड थ्योरी को नाम दिया गया सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी फाइनली किसने मिलकर दी, श्लीडेन एंड श्वान। तो श्लीडेन आए, श्वान आए, दोनों ने मिलकर अपनी थ्योरी दी और उस थ्योरी को नाम दे दिया गया सेल थ्योरी। और जब इन्होंने सेल थ्योरी दी, बड़ी अच्छी लाइन लिखी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ना कोई प्लांट ना कोई एनिमल, इन्होंने बस एक कॉमन लाइन दे दी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी होते हैं सब सेल या सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। ये लाइन इन्होंने कही, ये सेल थ्योरी का इन्होंने सबसे मेन पॉइंट कहा। अच्छा, इसमें वैसे और भी कई सारे पॉइंट कहे गए थे, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है, हमें तो मेन पॉइंट यही ध्यान रखना है। श्लीडेन श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दी और मेन स्टेटमेंट क्या कहा, एनिमल प्लांट सब सेल के बने होते हैं, ये बात इन्होंने कही। अच्छा, इन्होंने ये बात समझा तो दी कि जैसे अपनी बॉडी की बात करें तो इन्होंने कहा कि हम सेल के बने होते हैं, प्लांट की बात करें तो इन्होंने कहा सेल के बने होते हैं। जैसे ये कोई प्लांट है तो इन्होंने कहा ये प्लांट में भी बहुत सारी सेल्स होगी। अब इनसे क्वेश्चन ये पूछा गया दोनों से कि आपने ये तो कह दिया कि ये ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है, लेकिन आप ये बताओ कि इनके अंदर ये सेल आती कहां से। भाई इसमें सेल तो है, लेकिन ये सेल कहां से आई है, उसका रीजन तो होगा। कोई हवा में उड़ के तो यहां सेल नहीं आई होगी, तो इनके अंदर सेल कहां से आती है, इनके अंदर इतनी सारी सेल्स होती है तो ये कहां से आई है, उसका कोई ना कोई सोर्स तो होगा, उसका रीजन तो बताइए आप कि ये सेल कहां से आती है। इसके बारे में श्लीडेन श्वान दोनों कुछ नहीं समझा पाए, बता ही नहीं पाए कि इन प्लांट के अंदर ये सेल आई कहां से। ठीक है, सेल के बने हैं, लेकिन ये सेल आती कहां से वो नहीं समझा पाए, और यही सेल थ्योरी का ड्रॉबैक बन गया। क्या ड्रॉबैक बना, अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड। नई सेल कैसे बनती है, इनके अंदर ये सेल कहां से आती है, वो नहीं समझा पाए। यही सेल थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो कभी आपसे पूछे श्लीडेन श्वान की सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, क्या बताओगे बच्चों? यस, ये बताना है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि सेल कहां से आए। तो फिर बात आती है इस बात को कैसे सोल्व किया जाए कि सेल कहां से आती है। फिर बच्चों टाइम बीतता गया और फिर साइंटिस्ट आए, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट आए और इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी। इन्होंने कहा था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनी सेल्यूला सेल्यूला, अब इस लाइन का मतलब क्या है? अच्छा, इस लाइन को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है एक्सप्लेन दैट ओमनी सेल्यूला सेल्यूला न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने ये कहा था कि जो सेल्स आती है एग्जैक्टली जो पहले की सेल्स होती है उसमें डिवीजन होता है, और डिवीजन से ही फिर फाइनली ये सेल आती है। जैसे ये कोई सेल है, पहले से प्रेजेंट है, तो क्या लिख दिया मैंने, प्री एग्जिस्टिंग। अब इस सेल में क्या होगा, डिवीजन, और जैसे डिवीजन होगा तो यहां पर सेल बनेगी, यहां सेल बनेगी। तो मुझे बताओ ये नई सेल कहां से आई? पुरानी सेल के डिवीजन से आई। सेल थ्योरी का यही तो ड्रॉबैक था। सेल थ्योरी ये नहीं समझा पा रही थी कि सेल कहां से आती है। रूडोल्फ विर्चो ने बता दिया कि सेल कहीं और से नहीं, पुरानी सेल के डिवीजन से ही आती है। मतलब पुरानी सेल डिवाइड करो, नई सेल तैयार। अच्छा, अब ये जो नई सेल बनी ये फिर डिवाइड करेगी। यहां पर 1 सेल है, डिवाइड हुई 2 बनी, फिर 2 डिवाइड होगी तो 4,
4 डिवाइड होगी तो 8, ऐसे चलते जाएंगे और इसी से ही मल्टीपल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। मान लीजिए बच्चों, स्टार्टिंग में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हम सबकी लाइफ में स्टार्टिंग में एक सेल थी, सिंगल सेल, जिसको हम जाइगोट कह देते हैं। अब इस जाइगोट के अंदर डिवीजन हुआ तो 1 से बन गए 2 सेल, फिर 2 से यहां पर बनी 4, 8, ऐसे नंबर ऑफ सेल बनती गई। कैसे बनती जा रही है? डिवीजन से। और जब ये डिवीजन होता जाएगा तो फाइनली बच्चों यहां पर ऐसे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। तो इस ऑर्गेनिज्म में सेल कहां से आ रही है? बस जो पुरानी सेल थी वो डिवाइड करती जा रही और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। बच्चों के दिमाग में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि ये सेल इसके डिवीजन से आई। अच्छा, ये सेल मैं कहूंगा इसके पहले वाली के डिवीजन से आई होगी, तो फिर आप कहोगे इसके पहले वाली सेल कहां से आएगी? अगर हम ऐसे क्वेश्चन बनाते जाए तो फाइनली हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन बनता है, अर्थ की पहली सेल कैसे आई होगी? फर्स्ट सेल कैसे बनी होगी? अर्थ की जो पहली सेल बनी थी, ये बच्चों किसी ने बनाई नहीं है, ये अपने आप बनी थी। अर्थ का उस टाइम का एनवायरनमेंट ऐसा था कि उस टाइम बायोमोलिक्यूल आपस में जुड़ने लग गए और उसी की वजह से अर्थ की पहली सेल अपने आप तैयार हो गई। अपने आप तैयार होती, किसी ने बनाई नहीं थी। और जब भी कोई भी चीज अपने आप तैयार होती है, इसके लिए बायोलॉजी में एक बड़ा अच्छा वर्ड लिखा जाता है, डी नोवो। डी नोवो का मतलब होता है अपने आप। तो अर्थ की पहली सेल डी नोवो फॉर्म हुई थी। डी नोवो मतलब अपने आप फॉर्म हुई थी। उस टाइम का एनवायरनमेंट ऐसा था, बायोमोलिक्यूल आपस में जुड़े और पहली सेल अपने आप तैयार हो गई। अच्छा, आज के टाइम पे अपने आप सेल नहीं बन सकती, एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है। तो पहली सेल अपने आप बनी थी, उसके लिए क्या वर्ड लिखा? डी नोवो। अच्छा, कहीं पर भी इस चैप्टर में भी आगे आपको कहीं पर भी डी नोवो वर्ड मिले, क्या समझोगे? हाँ, डी नोवो का मतलब अपने आप बनना, सेल्फ ओरिजिनेट हो जाना, अपने आप ओरिजिनेट हो जाना, उसको हम डी नोवो कह देते हैं। तो जो बातें, हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। हम यहां पर क्या समझ रहे थे? श्रीडेन-शवान की सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था? सेल कहां से आती है? रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि सेल पुरानी सेल के डिवीजन से आती है। क्लियर? और हां, कभी ऐसे पूछे कि अर्थ की पहली सेल कहां से आई, तो क्या जवाब दोगे बच्चों? डी नोवो आई है, अपने आप आई है। क्लियर? अच्छा, जितनी भी बातें समझाई, इन्हीं को फिर फाइनली आपस में कंबाइन करके सेल थ्योरी का एक मॉडर्न फॉर्म दिया गया, जिसमें बच्चों ये कहा गया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं एंड सेल अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर? तो ये बच्चों हमने सेल थ्योरी के बारे में समझा। सेल थ्योरी बच्चों हम समझ चुके हैं, जो कि श्रीडेन-शवान ने दी थी। इस सेल थ्योरी को मॉडिफाइड करने का काम किया था रुडोल्फ विर्चो ने। ये बातें हमने समझी है। अब हम सेल की साइज की बात करें। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, कई तरह की सेल्स होती है। अपनी ही बॉडी की बात करें तो अपनी बॉडी में भी बहुत सारी सेल है। अब जितनी भी सेल है, एक बात मुझे बताइए आप, क्या सारी सेल की साइज सेम होती होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कुछ सेल बड़ी भी होती होगी, कुछ छोटी भी होती होगी। तो क्या इनकी साइज होती होगी, इनके बारे में हम समझते हैं। तो साइज ऑफ सेल में सबसे पहले हम बात करें, स्मॉलेस्ट सेल कहां देखी गई? सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की सेल बहुत छोटी है। इसका अगर हम लेंथ निकाले तो ये आती है 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर रेंज की इसकी लेंथ रहती है। ये माइकोप्लाज्मा की है। अब आपके एनसीईआरटी में क्या किया है? पीपीएलओ में लिखा है अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। अब आप लोग जानते भी है कि माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ है तो एक ही चीज, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ एक ही पढ़ते हैं आप लोग। अब यहां पर एनसीईआरटी ने क्या किया? माइकोप्लाज्मा में 0.3 लिख दिया, पीपीएलओ में 0.1 लिख दिया। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो 0.3 दिया ये लेंथ वाइज है, और ये 0.1 माइक्रोमीटर जो होता है, 0.1 माइक्रोन, ये बच्चों उसका डायमीटर आप कह सकते हैं। क्लियर? इसी तरह से आता है टिपिकल बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल की जो साइज आती है 1 to 2 माइक्रोमीटर, तो 1 to 2 माइक्रोमीटर साइज की होगी। इसी तरह से वायरस की बात करें, वायरस की साइज 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर, मतलब और छोटे हैं, लेकिन ये कोई कंप्लीट सेल नहीं होते। इसीलिए अगर आपसे कहा जाए स्मॉलेस्ट सेल, तो फिर हम माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे। हाँ, माइकोप्लाज्मा से भी छोटे होते हैं वायरस तो, लेकिन वायरस की सेल कंप्लीट सेल नहीं होती है। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आए स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, वायरस भी दिया जाए और माइकोप्लाज्मा भी दिया जाए, तो स्मॉलेस्ट सेल फिर हम माइकोप्लाज्मा को टिक करेंगे। क्लियर? अगले नंबर पे आते हैं आरबीसी का डायमीटर। आपके एनसीईआरटी में आरबीसी का डायमीटर दिया है 7 माइक्रोमीटर, ये अप्रोक्सीमेटली होता है। इसी तरह से लॉन्गेस्ट सेल की बात की जाए तो सबसे लंबी सेल आप जानते हैं नर्व सेल,
नर्व सेल बहुत लेंथ वाइज काफी लंबी लंबी होती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, मतलब बॉडी से बाहर निकाली गई सबसे छोटी सेल कौन सी है, तो इसका आंसर आता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के जो एग होते हैं वो काफी बड़ी साइज के होते हैं। क्लियर? तो ये बच्चों लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होती है। ये जो बच्चों साइज की हम बात करते हैं, ये बातें आप ध्यान भी रखें, इन पे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप ये अच्छे से याद भी रखिएगा। साइज के बाद अगले नंबर पे हम लेते हैं शेप। शेप की बात की जाए तो जितनी भी सेल्स होती है सबके शेप भी एक जैसे नहीं होते, अलग अलग सेल के अलग अलग शेप होते हैं। अगर हम अपनी ही बॉडी की बात करें, अपनी बॉडी में ये बच्चों आरबीसी है। आरबीसी की अगर हम बात करें तो ये राउंड एंड बाइकॉनकेव शेप की होती है। इसी तरह से अपनी बॉडी में डब्ल्यूबीसी होती है, और डब्ल्यूबीसी का अगर हम शेप की बात करें तो ये अमीबॉइड होती है। अमीबॉइड मतलब हाँ, अमीबा जैसी बिना किसी शेप की इर्रेगुलर शेप की, जैसे होता है ना अमीबा इर्रेगुलर शेप का होता है, तो ये भी इनका कोई पर्टिकुलर फिक्स शेप नहीं रहता है, तो इर्रेगुलर शेप की है तो हम इसको कह सकते हैं अमीबॉइड। इसी तरह से ये बच्चों यहां पर मैंने बनाए कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल, जो आप देख भी रहे हैं लॉन्ग है और साथ ही साथ बॉटम से आप देख रहे हैं नैरो है, तो लॉन्ग एंड नैरो होती है। इसी तरह से ये बच्चों नर्व सेल है, और नर्व सेल आप देखेंगे ब्रांच है, इसमें कई सारी ऐसे ब्रांचेस दिख रही हैं और काफी लॉन्ग भी होती है। क्लियर? ये बच्चों शेप आप ध्यान रखें, आरबीसी राउंड बाइकॉनकेव, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड, इसी तरह से कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो, नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग होती है। ये शेप आप याद रखें, आपके एनसीईआरटी में ये सारे डायग्राम दिए हैं, तो आप इनको ध्यान भी रखिएगा। इसी में ही बच्चों अगला आता है ट्रैकिड्स। प्लांट के अंदर जो ट्रैकिड्स होती है ये काफी इलोंगेटेड सी होती हैं। इसी तरह से ऐसी मेसोफिल सेल्स होती है जो कि राउंड होती हैं और ओवल टाइप की होती है, तो राउंड या ओवल टाइप के इनके शेप होते हैं। एक बात मुझे बताओ, इतनी सारी सेल्स है, क्या सबके शेप की अगर हम बात करें, क्या सबके शेप एक जैसे हैं? नहीं, अलग अलग है। हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कोल्यूमनर एपिथेलियल, नर्व सेल, इन सबकी हम बातें कर रहे हैं, सबके शेप आपको अलग अलग दिख रहे हैं। बात आती है इनके शेप वेरी क्यों करते हैं? भाई इनके शेप एक जैसे भी तो रख सकते थे, फिर इनके शेप ऐसे वेरी क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है? हाँ, शेप वेरी करने का मेन पर्पस होता है कि वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर पाए। जैसे अगर हम बात करें आरबीसी को बाइकॉनकेव क्यों रखा? हाँ, ताकि सरफेस एरिया बढ़े, हीमोग्लोबिन ज्यादा फिल कर सके। नर्व सेल को लॉन्ग क्यों रखा जाता है? लॉन्ग इसलिए रखते हैं ताकि कहीं पे भी चोट लगे, कुछ भी गड़बड़ हुई है तो ब्रेन तक इजीली इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। तो इनके जो शेप है ये फंक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड किए गए। कभी आपसे पूछे सारी सेल के शेप एक जैसे होते हैं? नहीं, शेप वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग इनके शेप वेरी करते हैं। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विथ फंक्शन, फंक्शन के साथ इनके शेप वेरी करते रहते हैं। अच्छा, इनके शेप और भी तरह के हो सकते हैं, जैसे ये डिस्क होते हैं, क्यूबॉइडल होती हैं, पॉलीगोनल होती हैं, कोल्यूमनर होती हैं, ऐसे कई तरह के शेप होते हैं। ये तो हमने कुछ खास शेप समझे, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के शेप इनके ऑब्जर्व किए जाते हैं। एक बात मुझे बताओ, जितनी भी सेल्स होती है क्या सारी सेल एक जैसी होती है? नहीं, कहीं ना कहीं डिफरेंस तो होता ही है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, एनिमल में होता है, ऐसा होता है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल में नहीं होती है। तो सारी सेल अगर हम बात करें एक जैसी भी नहीं होती है। तो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, एक जैसी भी नहीं होती है, इनके शेप भी वेरी करते हैं। इवन इनके अंदर जो ऑर्गेनल्स है उनमें भी डिफरेंस मिल सकता है। तो कभी आपसे पूछे ऐसा स्टेटमेंट आए ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर आइडेंटिकल, तो फॉल्स, इनमें डिफरेंस आता है। क्या क्या डिफरेंस होता है वो आगे हम समझेंगे। अभी जो बातें यहां पर अभी समझाई गई शेप के बारे में, तो ये शेप की बातें भी आप ध्यान रखिए। क्लियर? सारे पॉइंट अपने मॉड्यूल में नोट किए हुए, तो आप डायरेक्ट मॉड्यूल से भी इसको रीड कर सकते हैं और एनसीईआरटी में भी इसको साथ साथ आप देखते रहे। क्लियर? अगले नंबर पे लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल। सेल के अगर हम टाइप की बात करें तो दो तरह की सेल होती है। इसमें एक आती है बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी आती है यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव। कैरियो वर्ड अगर आ जाए तो न्यूक्लियस, कैरियो फॉर न्यूक्लियस, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। और यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो जिसमें वेल डेवलप्ड या ट्रू न्यूक्लियस होता है उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। आप इन दोनों सेल के डायग्राम देखिएगा। ये बच्चों मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम ड्रॉ किया है और यहां पर ये यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम ड्रॉ किया है। अब आप ध्यान से देखो, इसके अंदर यहां पर ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है ये है न्यूक्लियस। ये यहां पर जो आपको नजर आ रहा है
ये न्यूक्लियस है। इसमें बच्चों ऐसे डबल मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी, अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। अगर वेल डेवलप न्यूक्लियस दिखे तो ये यूकैरियोट है। अब इस सेल में देखो कहीं पर भी अंदर ऐसे वेल डेवलप न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इसको हम कह देते हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में वैसे कई डिफरेंस है, सबसे मेजर सबसे मेन डिफरेंस आता है न्यूक्लियस का ही। तो हम यहां पे कह सकते हैं वेल डेवलप न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, जबकि इनके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अच्छा, वेल डेवलप न्यूक्लियस अब्सेंट है मतलब कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं दिख रही है, जबकि यहां पर ऐसी बाउंड्री नजर आ रही है। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है ये बच्चों हमने आपको समझाया। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल में आ जाते हैं बैक्टीरिया, इसमें तो बैक्टीरिया आ जाते हैं। और यूकैरियोट के एग्जाम्पल में हाँ प्लांट, एनिमल्स, फंगस, एल्गी, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स में आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया को इंक्लूड किया जाता है, यूकैरियोट में प्लांट, फंगस, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में बेसिक डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो न्यूक्लियस का रहता है, इनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जो बात यहां पर आपको समझाई, क्लियर हुई? यहां पर इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में जो समझेंगे वो सारी यूकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोट के बारे में आपको प्लांट डाइवर्सिटी में सिखाया जाता है, हम यहां पर यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में समझेंगे। यूकैरियोटिक सेल का हम एक ओवरव्यू भी देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल आपको समझाने के लिए बच्चों मैंने यूकैरियोटिक सेल को ड्रॉ किया है। इस यूकैरियोटिक सेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसमें सबसे पहला पार्ट आता है इसकी कवरिंग। इसकी कवरिंग जो होती है ये कहलाती है इसकी बाउंड्रीज। इसे हम सेल बाउंड्री या सेल इन्वेलप भी कह सकते हैं। ये सेल का एक इन्वेलप है, सेल की एक बाउंड्री होती है। क्लियर? अच्छा, यहां पे बच्चों ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से लेके ये जो कवरिंग आपको दिख रही है, इनके बीच का जितना भी स्पेस होता है इसे हम साइटोप्लाज्म कह देते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये कहलाता है न्यूक्लियस। यानी इसकी स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला एक तो है इसकी बाउंड्रीज, दूसरा अंदर का फ्लूइड जितना भी है वो साइटोप्लाज्म, और यहां पर एक ऐसी डबल मेम्ब्रेन बाउंड वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर दिख रही है जिसको हम कह देते हैं न्यूक्लियस। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस पूरी सेल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखता है, इसलिए इसको हम कई बार कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल, क्योंकि यही इस पूरी सेल को कंट्रोल करता है। और कंट्रोल इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर ही सेल का मेन डीएनए प्रेजेंट है, और जब डीएनए यहां प्रेजेंट होगा यही डीएनए पूरी सेल को यहां पर प्रॉपर कंट्रोल करेगा। डीएनए से आरएनए बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, और वही प्रोटीन एंजाइम सेल का रेगुलेशन करते रहते हैं। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए बैठा है, यही पूरी सेल को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कहा जाता है कंट्रोलर ऑफ द सेल, या इसे आप डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। क्लियर? अगर हम सेल की बाउंड्रीज की बात करें तो सेल में जो बाहर की तरफ आपको बाउंड्री दिख रही है, सबसे बाहर की तरफ, ये कहलाती है सेल वॉल। ये यहां पर हो गई सेल वॉल। इस सेल वॉल के अंदर वाली ये जो लेयर आपको दिख रही है ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये जो आपको दिख रही है सेल मेम्ब्रेन। अब ध्यान देखना, बाहर वाली तो होगी सेल वॉल, अंदर वाली होगी सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, इनके बीच का ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इस पूरे स्पेस को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में कई सारी चीजें होती है। अगर बच्चों हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म आप दिख रहा है इसमें मैक्सिमम तो वाटर है, मतलब यहां मेन तो पानी ही भरा होता है। वाटर के अलावा सेल में जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गई, इसी तरह से बच्चों यहां पर जैसे ये गोल्जी बॉडी हो जाती है, राइबोसोम्स हो जाते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं ये सब इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या क्या है? एक तो इसमें मेन तो बच्चों यहां पर वाटर भरा हुआ है, पानी पानी भरा हुआ है, और इसके साथ साथ इसमें ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल का स्टोर फूड होता है, जो भी उसको स्टोर करके रखना है वो सब यहां प्रेजेंट होता है। इस साइटोप्लाज्म को बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो इसके अंदर का लिक्विड पार्ट, मतलब जो वाटर है, वो पार्ट तो कहलाता है साइटोसोल। साइटोसोल या इसे हम सेल का मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसमें मेनली तो वाटर है और वाटर में डिजोल्व जो भी एलिमेंट्स आ जाते हैं वो सब है। और ये जितने भी ऑर्गेनल्स हो गए या स्टोर फूड जितना भी हो गया वो सब कंबाइन करके कहलाता है ट्रोफोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म के भी 2 सेक्शन है। अंदर का जितना भी लिक्विड पार्ट है वो साइटोसोल कहलाता है, और जो भी अंदर सॉलिड सेक्शन बचा हुआ है ये सॉलिड सेक्शन
एक तरह से उसका क्या कहलाता है, ट्रोफोप्लाज्म कहलाता है। अच्छा, ये ऑर्गेनल जितने भी सेल में होते हैं, नाम सुना होगा आपने, ईआर, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म में बैठे होते हैं, न्यूक्लियस में नहीं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में ही देखा जाए तो सेल के मैक्सिमम, सेल के सारे ऑर्गेनल यहीं बैठे हैं, सेल के जितने भी एंजाइम है ज्यादातर यहीं काम करते हैं, ज्यादातर एंजाइम यहीं काम कर रहे हैं, ऑर्गेनल्स यहीं बैठे हैं। तो मैं कह सकता हूं सेल की ज्यादातर एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में चलती है। सेल की ज्यादातर एक्टिविटी कहां चलती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसीलिए बच्चों हम साइटोप्लाज्म को कहते भी है मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। यह सेल की एक्टिविटी का मेन एरिया होता है, क्योंकि यहीं पर सेल की ज्यादातर एक्टिविटी चलाई जाती है। और इस साइटोप्लाज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, साइटोसोल, ट्रोफोप्लाज्म। साइटोसोल के अंदर तो सारा लिक्विड सेक्शन आ गया था, वाटर पार्ट, मैट्रिक्स पार्ट, इसमें जो भी डिजोल्व पार्ट था वो सब आ गया था, और जो भी सॉलिड पार्ट था उसको हमने ट्रोफोप्लाज्म कहा था। अब बच्चों जो ट्रोफोप्लाज्म है इसमें सॉलिड दो तरह से हो सकते हैं, या तो कोई लिविंग होगा या नॉन लिविंग होंगे। तो जो भी इसमें लिविंग सेक्शन होता है उनको तो कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स, और जो भी उसमें स्टोर फूड है, जो नॉन लिविंग पार्ट है, वो कहलाता है ड्यूटोप्लाज्म। यानी ट्रोफोप्लाज्म के भी दो पार्ट होते हैं, लिविंग कंपोनेंट सेल ऑर्गेनल से, और नॉन लिविंग आ जाते हैं ड्यूटोप्लाज्म। अच्छा, सेल ऑर्गेनल्स की लिस्ट बनाए तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल में कौन कौन आ सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, ऐसे बहुत सारे, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। क्लियर। हम बच्चों इस चैप्टर में ये जितनी भी बातें यहां पे लिखी है इन सबको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, एक कंफ्यूजन बच्चों को जरूर होता है, साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस पूछा जाए, क्लियर हो जाएगा। साइटोप्लाज्म का ही एक पार्ट है साइटोसोल। साइटोप्लाज्म में जो जो लिक्विड है उसको हमने साइटोसोल कह दिया, और लिक्विड के साथ अगर इस सॉलिड ट्रोफोप्लाज्म को भी मिला दे तो वो साइटोप्लाज्म बन जाता है। बात समझ में? तो साइटोसोल प्लस ट्रोफोप्लाज्म मिलकर साइटोप्लाज्म बनता है। तो ये जो बातें हमने समझी है कि सेल में क्या क्या चीजें होती है, एक ओवरव्यू हमने समझा। अब हम सेल को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे इसकी बाउंड्री से, मतलब पहले हम इसकी बाउंड्री समझेंगे, फिर ये साइटोप्लाज्म को समझेंगे, और लास्ट में इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट समझेंगे। बाउंड्री की बात करें तो सेल में दो बाउंड्री है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। एक एक करके बच्चों दोनों को समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल के साथ। क्लियर। सेल की बाउंड्री में सबसे पहले बच्चों में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेल वॉल। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल बच्चों ये सेल की एक नॉन लिविंग बाउंड्री होती है, मतलब सेल के अंदर बाहर की तरफ ये जो कवरिंग होती है उसको हम नॉन लिविंग कवरिंग कहते हैं। ये बच्चों जैसे प्लांट सेल है, इनके अंदर ये बाहर की तरफ ये जो कवरिंग है ये सेल मेम्ब्रेन और ये सेल वॉल। सेल वॉल को मैंने शॉर्ट में CW लिख दिया, सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल की खास बात ये होती है कि ये नॉन लिविंग है, इसमें किसी भी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती है, इसलिए इसको नॉन लिविंग कहा जाता है। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है, रिजिड है, बहुत ही हार्ड नेचर की होती है, साथ ही साथ ये परमिएबल होती है। परमिएबल इसलिए होती है क्योंकि इनके अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स से कोई भी मॉलिक्यूल आ सकता है, जा सकता है, लेकिन छोटी साइज के। तो छोटे साइज के मॉलिक्यूल आ जा सकते हैं, आसानी से आ जा सकते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है परमिएबल। ये बच्चों कोई सिलेक्शन नहीं करते, ये सिलेक्शन नहीं करते, इससे मॉलिक्यूल आते हैं जाते हैं, आसानी से पास हो जाते हैं, इसलिए इसको हम परमिएबल कहते हैं। सिलेक्टिव भी नहीं कहते, केवल परमिएबल नेचर की होती है। क्लियर। हाँ, लेकिन वही मॉलिक्यूल जा पाएंगे जो इसके पोर में फिट हो जाएंगे, तो जो जो मॉलिक्यूल पोर में फिट होंगे आसानी से वो पास हो जाते हैं। सेल वॉल की खास बात ये होती है ये कहां कहां प्रेजेंट है। अगर हम बात करें प्लांट के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर आप सभी जानते हैं सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसी तरह से बताइए एल्गी, एल्गी के अंदर भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट फंगस, फंगस के अंदर भी प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया, इनके अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। एनिमल, आप आंसर दीजिए मुझे, एनिमल के अंदर सेल वॉल, हाँ एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमल में नहीं होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के अंदर भी सेल वॉल नहीं होती है। अच्छा, प्लांट आप सभी जानते हैं यूकैरियोट, प्रोकैरियोट। प्लांट तो है, प्लांट की अगर हम बात करें तो ये यूकैरियोट है, एल्गी यूकैरियोट है, फंगस यूकैरियोट है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। अच्छा, एनिमल की बात करें यूकैरियोट, और ये बच्चों प्रोकैरियोट। तो एक बात आप यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, इन यूकैरियोट के अंदर तो सेल वॉल है लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो मैं एक बात ये कह सकता हूं, ऑल यूकैरियोट्स में सेल वॉल
नहीं होती, सभी यूकैरियोट में सेल वॉल नहीं होती क्योंकि एनिमल में तो एब्सेंट है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल, हाँ सारे प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल नहीं है क्योंकि इस प्रोकैरियोट में तो सेल वॉल है, लेकिन माइकोप्लाज्मा भी तो प्रोकैरियोट है और इसमें तो सेल वॉल है ही नहीं। इसका मतलब ना तो ये सारे यूकैरियोट्स में है ना ये सारे प्रोकैरियोट्स में है, ये सब में नहीं होती। और ये सब में नहीं होती इसलिए हम इसको कभी भी यूनिवर्सल लेयर नहीं कहते। ये यूनिवर्सल लेयर नहीं है क्योंकि ये कुछ में है कुछ में नहीं है, तो ये ध्यान रखना ये यूनिवर्सल लेयर नहीं है क्योंकि ना तो ये सारे प्रोकैरियोट में है ना ये सारे यूकैरियोट्स में होती है। अच्छा, जहां जहां पे भी सेल वॉल है, यहां सेल वॉल है, ये सेल वॉल किन किन कंपोनेंट से बनी होती है उसके कंपोनेंट भी अपने को याद रखना होता है। प्लांट की अगर हम सेल वॉल की बात करें, ये बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन, प्रोटीन। तो प्लांट की सेल वॉल में कौन कौन से कंपोनेंट आ जाते हैं? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन, प्रोटीन, इन कंपोनेंट से बनी होती है। इनमें से सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इनमें भी सबसे मेन तो सेल्यूलोज होता है। मतलब सेल वॉल का अगर मेन कंपोनेंट अगर आपसे पूछा जाए तो मेन कंपोनेंट यहां पर सेल्यूलोज होगा। अगर हम बात करें एल्गी की सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है, गैलेक्टेंस होते हैं, मैनेंस होते हैं एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। एल्गी की सेल वॉल के ये कंपोनेंट है। यहां हेमीसेल्यूलोज नहीं है, ध्यान से देखो, यहां हेमीसेल्यूलोज है लेकिन यहां नहीं होता, तो इनके अंदर हेमीसेल्यूलोज यहां पर एब्सेंट होता है, हेमीसेल्यूलोज इसमें नहीं पाया जाता है। एक बात ये ध्यान रखना, गैलेक्टेंस मैनेंस की बात करें तो ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है। मतलब ये सारे के सारे यहां पर कार्बोहाइड्रेट है, यहां ये सारे कार्बोहाइड्रेट थे, ये कार्बोहाइड्रेट ही होते। क्लियर? गैलेक्टेंस भी कार्बोहाइड्रेट है, मैनेंस भी कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें फंगस, आप बताओ फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है? शायद याद भी हो आप लोग को। यस, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट काइटिन। काइटिन यही बच्चों फंगस की सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से अगर हम बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। ये किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। अच्छा, ये जो काइटिन है, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स होते हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट या इसके डेरिवेटिव्स ही है। तो आप ज्यादातर जगह देखो, चाहे हम प्लांट की बात करें, एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, इनकी सेल वॉल का मेन कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कभी आपसे पूछे सेल वॉल मेनली किसकी बनी है तो कार्बोहाइड्रेट, और इनमें भी मेन कंपोनेंट यहां पर क्या रहेगा? सेल्यूलोज रहेगा। किसकी सेल वॉल के क्या क्या कंपोनेंट है याद रहेगा? अच्छा, एनिमल की सेल वॉल के कंपोनेंट, अरे हाँ, एनिमल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो ऐसा नहीं कि सबके कंपोनेंट बता रहे तो लगे हाथ इसके बता दे, नहीं। एनिमल, माइकोप्लाज्मा, इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, यहां कोई कंपोनेंट हम बात ही नहीं करेंगे। क्लियर? ये सारे कंपोनेंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, काइटिन किसकी सेल वॉल में होता है? तो काइटिन फंगस की सेल वॉल में होता है। स्पेशली आपके एनसीईआरटी में प्लांट और एल्गी का लिखा है, सेल बायो वाले चैप्टर में इनके कंपोजिशन लिखे हैं, तो आप ये तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखे, इनमें बिल्कुल गड़बड़ होनी भी नहीं चाहिए। जो बात यहां पर मैंने आपको समझाई, क्लियर हुई अच्छे से? सेल वॉल कहां होती है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है, हार्ड होती है, रिजिड है, हाँ परमिएबल नेचर की होती है। तो इसके ये फीचर भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के अगर हम टाइप्स की बात करें, ये बच्चों एक प्लांट सेल है, ये दूसरी प्लांट सेल है। अब बच्चों प्लांट के अंदर जो सेल्स होती है, इन सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए बीच में यहां एक कॉमन लेयर लगा रखी होती है। मतलब दो सेल को चिपकाने के लिए यहां एक कॉमन लेयर लगाई गई, और इस कॉमन लेयर का नाम आप सभी जानते हैं, मिडिल लेमिला। अच्छा, मिडिल लेमिला क्या करती है? दो प्लांट सेल को चिपकाने का काम करती है। जैसे बच्चों मान लीजिए दो ब्रिक्स है, दो ईंटें हैं, उनको आपस में चिपकाना है तो बीच में हम सीमेंट लगा देते हैं। सेम काम यहां मिडिल लेमिला करती है। मिडिल लेमिला इन सेल को आपस में चिपकाने का काम करती है और दो सेल के बीच में कॉमनली प्रेजेंट होती है। तो मिडिल लेमिला को हम कह सकते हैं कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स। दो प्लांट सेल के बीच की कॉमन लेयर क्या कहलाती है? मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला एक तरह की प्लांट सीमेंट है। सीमेंट का काम क्या है? दो ईंटों को चिपकाना। सेम काम यहां पर मिडिल लेमिला भी कर रही है, दो सेल को चिपका रही है। तो एक तरह से इसका फंक्शन सीमेंट के जैसा है, इसलिए इसको बच्चों प्लांट सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। बात आती है किस किस से बनी है? कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ये पैक्टेट कुछ और नहीं, पैक्टीन ही है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, मतलब यहां पर ऐसे कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम पैक्टेट होते हैं। अच्छा, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों पैक्टेट है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में यहां पर कैल्शियम होता है, तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज मोर, मतलब कैल्शियम की अमाउंट यहां पर ज्यादा रहेगी। मिडिल लेमिला के जो पॉइंट समझाए, क्लियर हुए सबको?
क्या बताया मिडिल लेमिला में? दो सेल के बीच में कॉमन प्रेजेंट होती है, सीमेंट का काम करती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी है, लेकिन मेन क्वांटिटी कैल्शियम की होती है। क्लियर? ये जो बच्चों आप लोगों को मिडिल लेमिला दिख रही है, इसके साथ ये जो अटैच बाउंड्री जो दिख रही है आपको पिंक कलर की, ये पिंक कलर की बाउंड्री कहलाती है प्राइमरी सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल, ये भी बच्चों प्राइमरी सेल वॉल। इस प्राइमरी सेल वॉल को कई बार शॉर्ट में पीसीडब्ल्यू लिख देते हैं। पीसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म? यस, प्राइमरी सेल वॉल। अच्छा, ये प्राइमरी सेल वॉल ऐसे सबसे बाहर की तरफ रहती है। अब इसके अंदर की तरफ, इसके इनर साइड की तरफ सेकेंडरी वॉल बनती है। मतलब यहां पर ये अंदर की तरफ अब ये बन जाएगी सेकेंडरी वॉल। यहां ये जो बन रही है अंदर की तरफ, इसे हम कह देंगे सेकेंडरी वॉल। अच्छा, सेकेंडरी वॉल में भी खास बात क्या होती है? अभी जब मैं आपको सेकेंडरी वॉल समझाऊंगा तो इसमें आप देखना कई सारी लेयर्स होती है। इनमें जो सबसे बाहर वाली है जो लेयर अभी मैंने ड्रॉ की है, इसको यहां लिख दिया जाता है S1। S1 का मतलब सेकेंडरी में भी पहले नंबर पे बनी, सेकेंडरी में भी पहले नंबर पे बनी, तो इसको S1 कह देते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर यहां एक नई लेयर बन गई, अब इसको नाम दो। यस, इसको नाम दे देंगे तो ये बन जाएगा S2। S2 का मतलब सेकेंडरी है लेकिन दूसरे नंबर पे बनी है। क्लियर? इसके बाद यहां एक और बन गई, तो ये बन जाएगी यहां पर S3, है सेकेंडरी लेकिन थर्ड नंबर पे बनी, तो इसको S3 कह देंगे। तो ये बाहर वाली होगी S1, ये S2, ये S3, इस तरह से होगी, और इन सबको मिला के सेकेंडरी कहेंगे। तो सेकेंडरी वॉल की खास बात ये होती है कि ये ऐसी कई लेयर्स में होती है। आप ध्यान से देखो, प्राइमरी तो केवल एक लेयर की फॉर्म में दिख रही है, लेकिन सेकेंडरी में तो बहुत सारी आपको लेयर दिखाई दे रही है, कई सारी लेयर दिख रही है। मतलब एक तरह से ये मल्टी लेयर्ड होती है। तो प्राइमरी वॉल सिंगल लेयर्ड, सेकेंडरी वॉल मल्टी लेयर्ड। और एक खास बात और देख रहे होंगे आप, जब भी सेकेंडरी बन रही है प्राइमरी के अंदर की तरफ बनती है, अंदर की तरफ बनती है। अच्छा, इसको प्राइमरी कहते क्यों है? हाँ, प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लांट में सबसे पहले यही बनती है, सबसे फर्स्ट नंबर पे बनती है, इसलिए प्राइमरी। बाद में बनी इसलिए इसको सेकेंडरी नाम दे दिया गया। तो दो सेल वॉल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी की क्या क्या खास बातें हैं उनको भी हम नोट कर लेते हैं। पहले ये जो बात समझे, क्लियर हुई सबको अच्छे से? हाँ, डायग्राम बनाना चाहे तो आप ये डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी की अगर बात करें तो यहां पे बच्चों ये प्राइमरी वॉल और ये सेकेंडरी वॉल। अब इसमें देखिएगा, प्राइमरी वॉल थिन है, डायग्राम में दिख रहा है, एक पतली सी लेयर की फॉर्म में होती है, जबकि सेकेंडरी में तो ऐसे बहुत सारी लेयर्स होती, कई सारी लेयर्स की फॉर्म में है, मतलब ये थिक फॉर्म में होती है। अच्छा, प्राइमरी वॉल की खास बात ये होती है कि ये इसमें इलास्टिसिटी होती है, मतलब इसके अंदर हल्की सी इलास्टिसिटी होती है। अच्छा, इलास्टिसिटी है मतलब ये ग्रोथ कर सकती है। सेकेंडरी वॉल मल्टी लेयर्ड होने की वजह से ये रिजिड होती है। तो प्राइमरी वॉल की खास बात इलास्टिक नेचर की है, जबकि सेकेंडरी रिजिड होती है। इलास्टिक होने की वजह से ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राइमरी वॉल के अंदर ग्रोथ की कैपेसिटी होती है। अच्छा, ग्रोथ की कैपेसिटी क्यों है? क्योंकि ये इलास्टिक है, आसानी से खींचेगी, सेल की साइज बड़ी कर सकती है, तो ये ग्रोथ की कैपेसिटी रखती है। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी हार्ड होती है, इसमें ग्रोथ की कैपेसिटी नहीं होती। बात आती है प्राइमरी और सेकेंडरी किसकी बनी है। प्राइमरी सेल वॉल के कंपोजिशन की बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन, प्रोटीन। वही कंपोनेंट जो हमने समझे, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन, प्रोटीन। अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो इसमें भी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन और प्रोटीन आते हैं। अब एक बात बताओ, इसके कंपोनेंट और इसके कंपोनेंट दोनों के कंपोनेंट सेम है। जो कंपोनेंट प्राइमरी के हैं वही सेकेंडरी के हैं। अब दोनों के कंपोनेंट सेम है, फिर बात आती है इनका नेचर डिफरेंट क्यों है, क्यों ये इलास्टिक है, क्यों ये हार्ड है। तो ये सब बच्चों इनके अरेंजमेंट की वजह से होता है। ये सारे कंपोनेंट जब प्राइमरी वॉल को बना रहे थे तो ये एक दूसरे के साथ लूजली अरेंज थे, और लूजली अरेंज होने की वजह से इसमें इलास्टिसिटी होती है। लेकिन यही कंपोनेंट जब सेकेंडरी वॉल को बना रहे थे, एक दूसरे के साथ एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज थे, और कॉम्पैक्ट अरेंज होने की वजह से इसमें रिजिडिटी आ जाती है। तो क्या ध्यान रखोगे, प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल के कंपोनेंट सेम है, हाँ बस इनका अरेंजमेंट अलग है। इसमें लूज अरेंजमेंट होता है, इसमें कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है। जो बात यहां पर अभी समझाई, क्लियर हुई? और यह भी ध्यान रखना, प्राइमरी वॉल एक लेयर है, सेकेंडरी में बहुत सारी लेयर, और सेकेंडरी में जो बाहर है वो S1, अंदर S2, अंदर S3, इस तरह से यहां पर हम नंबरिंग करते जाते हैं। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? एक खास बात और,
यहां पे अगर हम बात करें बच्चों, ये प्लांट के अंदर मेरिस्टेम सेल है। मेरिस्टेम सेल किसको कहते हैं? हाँ, मेरिस्टेम सेल वो सेल है जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, जो डिवाइड करती है। इस मेरिस्टेम सेल की खास बात ये होती है कि इसमें आपको केवल प्राइमरी सेल वॉल दिखेगी। ये जो मैंने ब्लैक कलर से बना रखा है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, इसमें केवल आपको प्राइमरी सेल वॉल दिख रही है। अब बच्चों होता क्या है, जैसे जैसे मेरिस्टेम सेल मैच्योर होती है, और अच्छे से कहूं डिफरेंशिएशन जब होता है, तो यही मेरिस्टेम सेल मैच्योरिटी के साथ, डिफरेंशिएशन के साथ परमानेंट सेल में चेंज हो जाती है। परमानेंट सेल मतलब मैच्योर सेल बन जाती है। अब बच्चों जब ये डिफरेंशिएशन होता है, मैच्योरेशन होता है, तो उस टाइम ये देखा जाता है कि ये जो प्राइमरी वॉल है, आप ध्यान से देखो, ऐसे धीरे धीरे टूटने लगी है। अच्छा, टूटने लगी है, एनसीईआरटी में बड़ी अच्छी बात लिखी है, डिमिनिश होने लगती है। डिमिनिश मतलब टूटने लगती है, गायब होने लगती है। प्राइमरी वॉल टूट रही है, और अब इसके अंदर की तरफ यहां बच्चों ये सेकेंडरी वॉल बनती जा रही है। तो क्या सीखा, जैसे जैसे मैच्योरिटी होती जाएगी, प्राइमरी वॉल डिसॉल्व होती जाएगी और अंदर की तरफ सेकेंडरी बनेगी। हां, जब भी बनेगी सेकेंडरी, तो हमेशा प्राइमरी के अंदर की तरफ बनेगी, इनर साइड में बनेगी। तो प्राइमरी के इनर साइड में ऐसे सेकेंडरी वॉल बनती है। लेकिन कब? जब ये मैच्योरिटी आती है। तो मैच्योरेशन के साथ साथ प्राइमरी वॉल डिसॉल्व एंड सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइमरी सेल वॉल ग्रेजुअली डिमिनिश एज सेल मैच्योर। जैसे जैसे सेल मैच्योर होती जा रही है, ये डिमिनिश होती जा रही है। अच्छा, सेकेंडरी वॉल बनती जाएगी। लेकिन एक खास बात ये ध्यान रखना, मेरिस्टेम सेल में प्राइमरी तो दिख रही है, सेकेंडरी नहीं है। फिर सेकेंडरी कब आई? मैच्योरिटी के टाइम पे आई। तो हम ये भी लिख सकते हैं सेकेंडरी सेल वॉल अब्सेंट इन मेरिस्टेम सेल। यह मेरिस्टेम सेल के अंदर अब्सेंट होता है। इनके जो पॉइंट मैंने आपको समझाए, क्लियर हुए? तो प्राइमरी और सेकेंडरी के क्या क्या फीचर्स है, ये बच्चों मैंने आपको सारे ही बता दिए। यहां पर दोनों के फीचर क्लियर हुए सबको अच्छे से? अच्छा, यहां दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ की कैपेसिटी किसमें? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रोथ की कैपेसिटी प्राइमरी में है क्योंकि इलास्टिक है, और साथ ही साथ ये मैच्योरिटी के साथ डिमिनिश हो जाती है। क्लियर? ये दो पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखें। तो प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, ये हमने सीखा। अब जो कुछ प्लांट के अंदर, सब में नहीं, कुछ प्लांट की कुछ स्पेशल सेल के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल वॉल और मिलती है, जिसको नाम दिया गया है टर्शरी। प्राइमरी हमने समझा, सेकेंडरी हमने समझा, एक स्पेशल टाइप की सेल वॉल आ रही है जिसे हम नाम दे देते हैं टर्शरी सेल वॉल। टर्शरी सेल वॉल की खास बात ये होती है कि ये सेकेंडरी सेल वॉल के इनर साइड में बनती है। जैसे बच्चों आप ये देखोगे, ये थी प्राइमरी सेल वॉल और ये थी सेकेंडरी। प्राइमरी के इनर साइड में आती है सेकेंडरी। अब बच्चों यहां सेकेंडरी के भी इनर साइड में एक स्पेशल सेल वॉल और बन गई, और इस सेल वॉल को कहा जाता है टर्शरी सेल वॉल। अच्छा, ये अंदर की तरफ यहां पर होती है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन के आप देखोगे तो क्लोज यहां पर आपको एक टर्शरी सेल वॉल दिख रही होगी। यानी सबसे बाहर प्राइमरी, उसके अंदर सेकेंडरी, उसके अंदर टर्शरी। टर्शरी नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि थर्ड नंबर पे बनती है। पहले नंबर पे बनी इसलिए प्राइमरी, बाद में बनी इसलिए सेकेंडरी, और बाद में बनी तो टर्शरी। अच्छा, हम इसको S4 लेयर ऐसे नाम भी तो दे सकते थे कि सेकेंडरी में 4। इसको बच्चों अलग से नाम इसलिए देना पड़ा है क्योंकि इसके कंपोनेंट ही डिफरेंट होते हैं। बात आती है ये सेल वॉल कहां मिलती है। टर्शरी सेल वॉल की खास बात ये होती है कि ये जिम्नोस्पर्म की केवल ट्रैकिट्स में मिलती है, हर जगह नहीं मिलती, हर प्लांट में है ही नहीं, केवल जिम्नोस्पर्म के प्लांट में है, और जिम्नोस्पर्म की भी हर सेल में नहीं, जिम्नोस्पर्म की भी केवल और केवल ट्रैकिट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर? ये टर्शरी सेल वॉल थिन होती है, प्रेजेंट ओनली इन ट्रैकिट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की भी केवल ट्रैकिट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर? इसकी खास बात ये होती है, ये कंपोज होती है हेमिसेल्यूलोज एंड जाइलेन। मतलब इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये हेमिसेल्यूलोज जाइलेन की बनी होती है। एक बात आप ध्यान देना, प्राइमरी सेकेंडरी में क्या था? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन। लेकिन इसके कंपोनेंट डिफरेंट है, और कंपोनेंट डिफरेंट होने की वजह से इसको एक अलग नेम टर्शरी सेल वॉल नाम देना पड़ा। बात समझ में? और ये ध्यान रखना, क्या टर्शरी हर प्लांट में? नहीं, ये केवल सिलेक्टेड प्लांट जिम्नोस्पर्म में है, और जिम्नोस्पर्म की भी केवल ट्रैकिट्स के अंदर होती है। सेल वॉल के क्या क्या टाइप होते हैं, ये बच्चों मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी बातें समझा दी। कुछ क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। बताइए, दो सेल के बीच की कॉमन लेयर मिडिल लेमिला। अच्छा, मिडिल लेमिला से अटैच ये लेयर थी प्राइमरी, उसके अंदर की तरफ सेकेंडरी। किसमें ग्रोथ की कैपेसिटी है? प्राइमरी के अंदर। क्लियर? कौन मैच्योरिटी के साथ डिमिनिश होती जाती है? प्राइमरी।
और फिर अंदर की तरफ सेकेंडरी बनती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इनको ध्यान भी रखें। क्लियर, समझ में आया इतना? नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल। सेल वॉल के जो मटेरियल है वो कहां कहां बनते होंगे? सेल वॉल के मटेरियल हम जानते हैं सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन। इनमें से सेल्यूलोज का फॉर्मेशन सेल मेम्ब्रेन पे होता है। जैसे बच्चों ये सेल है, इस सेल की मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, इस पर यहां पर एंजाइम मिलता है और यही एंजाइम यहां पे बच्चों ऐसे सेल्यूलोज का फॉर्मेशन करता है। तो सेल्यूलोज का फॉर्मेशन कहां पर होता है? सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट एंजाइम करते हैं। अगर हम बात करें हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, ये जो अदर कार्बोहाइड्रेट आपको दिख रहे हैं, इनका फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी में होता है। सेल के अंदर गोल्जी बॉडी होती है और वही गोल्जी बॉडी हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन का फॉर्मेशन करती है। एक खास बात ये भी है, ये जो बच्चों गोल्जी बॉडी होती है, प्लांट की इस गोल्जी बॉडी को स्पेशली डिक्टियोसोम कहा जाता है। कहीं पर ये वर्ड आ जाए डिक्टियोसोम क्या है? प्लांट गोल्जी बॉडी का ही नेक्स्ट नेम डिक्टियोसोम भी होता है। क्लियर? प्रोटीन का फॉर्मेशन हम सब जानते हैं, प्रोटीन राइबोसोम के ऊपर फॉर्म होते हैं, तो इनका फॉर्मेशन राइबोसोम में होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्यूलोज बन जाएगा। क्लियर? यहां ये सेल के अंदर ऐसे गोल्जी बॉडी होती है और यही गोल्जी बॉडी हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन का फॉर्मेशन करेगी। यहां पर हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन ऐसे बनते जाएंगे और राइबोसोम के ऊपर ऐसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता जाएगा। तो कौन कहां बनता है? क्लियर हुआ? इन कंपोनेंट का सिंथेसिस कहां कहां होता है ये हमें ध्यान रखना है। होता सब सेल में ही। क्लियर? सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमने सीखा। अब सेल वॉल एग्जैक्टली बनती कैसे है? सेल वॉल बनाते टाइम सबसे पहले दो रिक्वायरमेंट चाहिए। एक तो होता है सेल वॉल का स्केलेटन और दूसरी रिक्वायरमेंट आती है मैट्रिक्स। स्केलेटन और मैट्रिक्स क्या है? सेल वॉल का फॉर्मेशन एक तरह से बच्चों घर की छत डालने जैसा काम है। कहीं पर आपने घर की छत डालते हुए देखा भी होगा। घर की छत डालते टाइम क्या किया जाता है? ऐसे बच्चों आयरन की, लोहे की बड़ी बड़ी रोड्स को ऐसे आड़ा तिरछा अरेंज कर देते हैं। यही किया जाता है, ऐसे आड़ा तिरछा अरेंज कर देते हैं, तो इससे छत का एक स्केलेटन तैयार हो गया। फिर उसके ऊपर सीमेंट, कॉन्क्रीट, इन सब का एक मिक्सचर बनाते हैं और उसके ऊपर पोर कर दिया जाता है। यह कहलाता है मैट्रिक्स। बस सीधी बात है, दो है। एक तो छत का स्केलेटन तैयार करते हैं, फिर ऊपर मैट्रिक्स डाल देते हैं। सेम कहानी सेल वॉल में भी है। मतलब सेल वॉल में भी पहले सेल वॉल का स्केलेटन तैयार करेंगे, फिर उसके ऊपर मैट्रिक्स डिपॉजिट कर देंगे। बात आती है सेल का स्केलेटन बनाएगा कौन? हाँ, सेल के स्केलेटन का फॉर्मेशन सेल्यूलोज करता है। 4 कंपोनेंट है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन। इनमें से सेल्यूलोज तो स्केलेटन बनाने में चला गया। बाकी जो बचे कंपोनेंट है कौन? हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, वो सारे कंपोनेंट मैट्रिक्स बना देते हैं। यानी सेल्यूलोज स्केलेटन बना देगा, बाकी जो मैट्रिक्स है इन सबसे बन जाती है। इसे बच्चों आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर ये सी लिखा, सी फॉर सेल्यूलोज, समझाने के लिए सेल्यूलोज। फिर से बच्चों मैंने यहां पर ये लिखा सेल्यूलोज, फिर से लिखा सेल्यूलोज, फिर से लिखा सेल्यूलोज। ऐसे मैं सेल्यूलोज को आपस में जोड़ता जा रहा हूं। अगर सेल्यूलोज को हम जोड़ते जाएं तो सेल्यूलोज का एक फाइबर बनेगा। इस फाइबर का नाम होता है माइक्रोफाइब्रिल। क्या कहलाता है इसको? माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रोफाइब्रिल कुछ नहीं, सेल्यूलोज को आपस में ज्वाइन करते जाए तो ये माइक्रोफाइब्रिल बनेगा। सेम एज ये सेल्यूलोज को आपस में ज्वाइन कर दिया, नाम बोलो, माइक्रोफाइब्रिल। इसी तरह से ये माइक्रोफाइब्रिल, ये माइक्रोफाइब्रिल, ऐसे ये माइक्रोफाइब्रिल आड़े तिरछे अरेंज हो जाते हैं और इन्हीं से बन जाता है स्केलेटन। तो मुझे बताओ ये स्केलेटन किसका बना है? माइक्रोफाइब्रिल। और माइक्रोफाइब्रिल किसका बना है? सेल्यूलोज। अच्छा, ऐसे तो स्केलेटन तैयार हो गया। अब इसके ऊपर ये बाकी बची चीजें, मतलब हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, ये सब डिपॉजिट करेंगे। मतलब ये मैट्रिक्स का डिपोजिशन हो जाएगा। तो पहले सेल वॉल का स्केलेटन तैयार कर देंगे, फिर ऊपर मैट्रिक्स डाल देंगे। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये सेल है, इसकी ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन पर ये सेल्यूलोज सिंथेज एंजाइम होता है। ये बच्चों ऐसे सेल्यूलोज के ऐसे फाइबर बनाता जाता है। ये जो बच्चों यहां सेल्यूलोज के फाइबर बन रहे हैं, नाम बोलो इनका। सेल्यूलोज का फाइबर माइक्रोफाइब्रिल, और इन्हीं माइक्रोफाइब्रिल से ऐसे स्केलेटन तैयार हो जाएगा। फिर सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी होगी, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन बनाएगी। उनको बनाने के बाद इनके ऊपर डिपॉजिट करते जाएंगे, ऐसे मैट्रिक्स को डिपॉजिट करते जाएंगे और बाहर की तरफ ये सेल वॉल तैयार होती जाएगी। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ सेल वॉल बनेगी और इसको बनाने वाले कंपोनेंट सब सेल में से आएंगे। बात समझ में? तो सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से स्केलेटन तैयार हो जाएगा।
गोल्जी बॉडी राइबोसोम की हेल्थ से इसके ऊपर मैट्रिक्स डिपॉजिट हो जाएगा और इस तरह से यहां पर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है? बहुत सिंपल सी तरीका है, स्क्लेटन बनाओ, मैट्रिक्स को डिपॉजिट कर दो। क्लियर? ये जो बात यहां समझे, क्लियर हुई अच्छे से बच्चों? अच्छे सेल वॉल के बारे में बच्चों हम समझ रहे हैं। इसी में ही हम एक टर्म समझते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है ये हम समझेंगे। दो प्लांट सेल के बीच में एक बच्चों ट्यूब लाइक कनेक्शन बनता है, उसी ट्यूब लाइक कनेक्शन को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। जैसे ये एक प्लांट सेल है, यह दूसरी प्लांट सेल है, इनके बीच में आप देखिए ऐसे ट्यूब लाइक कनेक्शन जा रहा है और यही ट्यूब लाइक कनेक्शन क्या कहलाता है? प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा, इसमें होता क्या है, यहां पर ये जो ट्यूब लाइक कनेक्शन दिख रहा है, ये ट्यूब लाइक कनेक्शन बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी ही एक ट्यूब होती है। समझने के लिए बच्चों हमने क्या किया, ये इस सेल का साइटोप्लाज्म है, ये इस सेल का साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये ईआर है। अब बच्चों यहां पे जो ईआर लगी होती है, ये बच्चों यहां ऐसे ट्यूब की फॉर्म में लगी है। दो सेल के बीच में ईआर ऐसे ट्यूब की फॉर्म में लगी है और ये जो ट्यूब लगी है, इस ट्यूब का नाम होता है डेस्मोट्यूबुल। नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। दो सेल के बीच में एक ट्यूब लगी है, क्या नाम है उसका? डेस्मोट्यूबुल। और ये डेस्मोट्यूबुल कुछ और नहीं, एक तरह की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अब यहां पर क्या होता है, ये जो ट्यूब है इसके साइड में आप देखो ऐसे यहां पर कुछ पोर्स बने हुए, ट्यूब है, साइड में ऐसे पोर बने हुए। तो सेंटर में ट्यूब और साइड के जो पोर दिख रहे हैं, इधर इधर ये दोनों साइड के पोर है, इन सबको मिला के जो होल कनेक्शन बना है, इसी को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, कुछ क्लियर हुआ? दो प्लांट सेल के बीच में सेंटर में एक ट्यूब जा रही है और उस ट्यूब के साइड में से पोर्स बने हुए। तो ट्यूब और सराउंडिंग पोर को मिला के ही अल्टीमेटली नाम बन गया प्लाज्मोडेस्माटा। इसी को बच्चों हम क्या नाम देंगे? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का मिलना ये केवल प्लांट का फीचर होता है, एनिमल में नहीं होता। हमारी सेल के अंदर हम समझे कि प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है, ये केवल प्लांट के अंदर मिलता है। बात आती है इस प्लाज्मोडेस्माटा का यूज क्या है, फंक्शन क्या है। प्लाज्मोडेस्माटा से फायदा ये होता है कि इससे इस सेल का साइटोप्लाज्म इधर चला जाता है और इस सेल का साइटोप्लाज्म इधर आ जाता है। मतलब टू सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने के लिए इस तरह के प्लाज्मोडेस्माटा बनाए जाते हैं। यानी ये एक तरह का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, क्योंकि टू सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं एक तरह का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? तो बताइए, प्लाज्मोडेस्माटा दो प्लांट सेल के बीच का ट्यूब लाइक कनेक्शन। अच्छा, इसमें क्या क्या खास बातें समझ लेते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा नेम स्ट्रेसबर्गर साइंटिस्ट ने दिया है। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल, दो प्लांट सेल के बीच का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीसेलुलर प्लांट, यूनिसेलुलर में तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर दो सेल को जोड़ना है और दो सेल मतलब मल्टीसेलुलर ही होगा। अच्छा, इसमें डेस्मोट्यूबुल जो होता है, ये दो सेल को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और ये डेस्मोट्यूबुल कुछ और नहीं, एक तरह की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है ये हमने समझा। और ये ध्यान रखना, ये प्लांट का फीचर है, एनिमल का नहीं है, ये प्लांट के अंदर ही मिलेगा। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई अच्छे से? नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन है? सेल वॉल का फर्स्ट फंक्शन होता है प्रोवाइड शेप टू सेल। ये बच्चों सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है। आप लोग सभी जानते हैं सेल वॉल का नेचर हार्ड होता है। ये बच्चों सेल वॉल हार्ड नेचर की है और हार्ड होगी तो हार्ड होने की वजह से सेल का शेप मेंटेन करके रखती है। क्लियर? इसी का अगला फंक्शन आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। मैकेनिकल डैमेज से इसलिए प्रोटेक्शन देती है। अच्छा, पहले मैकेनिकल डैमेज होता क्या है? प्लांट को किसी चीज से कट करना, डैमेज करना, यही एक तरह का मैकेनिकल डैमेज होता है। कई बार ऐसे होता है कि बहुत तेज हवा चलती है, दो प्लांट आपस में टकराते हैं, एक दूसरे को डैमेज कर देते हैं, ये एक तरह के मैकेनिकल डैमेज है। अच्छा, प्लांट में डैमेज करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहां पर सेल वॉल है और सेल वॉल का नेचर हार्ड है। तो हार्डनेस से फायदा यह होता है कि इनमें आसानी से डैमेज नहीं हो सकते और साथ ही साथ इसमें इंफेक्शन भी नहीं हो सकता, बैक्टीरिया वगैरह इस पर अटैक नहीं कर सकते, ये हार्ड नेचर की रहती है। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। दो सेल को आपस में इंटरेक्ट करना, यह बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से होता है। अच्छा, प्लाज्मोडेस्माटा ही दो सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है, तो यह फंक्शन बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा का ही होता है। इसी का एक और फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। मतलब जो सेल के काम के मैक्रोमोलिक्यूल जो काम के नहीं है, ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल को सेल के अंदर आने से रोक देता है।
सेल वॉल में पोर छोटे होते हैं और छोटे पोर होने की वजह से ये बड़ी साइज के मैक्रोमोलिक्यूल इंटर नहीं कर पाते। ऐसे समझिएगा, जैसे ये सेल है, इसके बाहर ऐसे ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल है। इन मॉलिक्यूल को यहां समझाने के लिए मैंने कह दिया मैक्रोमोलिक्यूल है। अच्छा, इनमें जो पोर होते हैं छोटे होते हैं, तो ये अंदर इंटर नहीं कर सकते। तो सेल वॉल इन अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को अंदर आने से रोकने का काम करते हैं, क्योंकि पोर की साइज छोटी होती है। सेल वॉल के क्या फंक्शन है? तो टोटल यहां पर मैंने आपको 4 फंक्शन बताया। क्या क्या बताया? शेप प्रोवाइड करता है, सेकंड मैकेनिकल डैमेज इंफेक्शन से बचाता है, सेल टू सेल इंटरेक्ट कराता है, और अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को अंदर आने से रोकने का काम भी करता है। क्लियर? हाँ, यहां बच्चों की बात ये ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये डिजायरेबल है और ये अनडिजायरेबल है। डिजायरेबल मतलब सेल के काम का है। अच्छा, ये भी अंदर नहीं आ सकता, तो फिर बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये डिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल अंदर कैसे आएगा? तो इसके लिए क्या करती है सेल, यहां पर कुछ एंजाइम रिलीज करती है, फिर बच्चों ये इसको डिग्रेड करती हैं, इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं और वही सेल के अंदर इंटर कर सकते हैं। अच्छा, वो एंजाइम इस अनडिजायरेबल को कभी ब्रेक नहीं करेगा, तो ये कभी अंदर आ ही नहीं सकता। तो मुझे बताओ, सेल वॉल बैरियर तो है, लेकिन डिजायरेबल के लिए, अनडिजायरेबल के लिए, अनडिजायरेबल को कभी अंदर नहीं आने देती है, क्योंकि वो ब्रेक नहीं होते तो कभी अंदर आ नहीं सकते। ये बच्चों हमने सेल वॉल के कुछ बेसिक फंक्शन में समझे कि क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं। यहां पर आकर हमने सेल वॉल, उससे रिलेटेड सारी बातें हमने कंप्लीट की है। इसमें कुछ पॉइंट तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना। प्राइमरी सेकेंडरी वॉल के जो फीचर है कि प्राइमरी वॉल में ग्रोथ की कैपेसिटी होती है, सेकेंडरी वॉल मेरिस्टेम सेल में एब्सेंट होती है, कैसे ये बनती हैं, तो इन पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान भी रखें।